हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। ये क्लास 11 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है वो सबसे पहले हम समझते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट का एक एटम अपॉन मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का मास यानी कितना होता है, हाइड्रोजन एटम का मास 1 होता है, तो 1 इंटू 1 यानी नीचे तो 1 ही आएगा, हाँ ऊपर मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। अभी इसको दूसरे तरीके से हम लोग ने किया तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/16 इंटू मास ऑफ ओ एटम। ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16 AMU लिखते हैं, तो मतलब अभी तो 16U लिखते हैं, तो 1/16 इंटू 16 कर देंगे, 1/16 इंटू 16, तो 16 कट जाएगा तो नीचे भी 1 आएगा, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। फिर उसके बाद जो है हमने रिलेटिव एटॉमिक मास में कार्बन को स्टैंडर्ड माना था, तो इसका हो गया मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन कार्बन का मास होता है C12 एटम। यानी जैसे कार्बन एक आइसोटोप है और उसका मतलब 12, 13 और 14 तीन एटॉमिक मास है। आइसोटोप वो स्पीशीज़ होती है जिसका एटॉमिक मास जो है डिफरेंट होता है पर एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। कार्बन का एटम होता है, कार्बन का मास होता है 12, तो 1/12 इंटू 12 यानी 1 हो गया। अब हम बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास होता है एटॉमिक मास अपॉन 1 AMU। यहाँ पे भी करेंगे तो 1 AMU ही आएगा, तो वही रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन 1 AMU। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से अगर हम लोग एटॉमिक मास निकालें तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये क्या होगा RAM इंटू 1 AMU। एटॉमिक मास इज इक्वल टू RAM इंटू 1 AMU। अब हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की। ग्राम एटॉमिक मास को GAM भी कहते हैं। ये क्या होता है, एटॉमिक मास रिप्रेजेंट इन ग्राम। एटॉमिक मास जो कि ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है उसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अब मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम, ये 6.02 इंटू 10⁻23 क्या है, इसको कहते हैं Na। इसको ऐसे डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे तो उसी के नाम पे इनका वो पड़ गया, इसको कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर जो है वो इसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23 में। यानी कोई भी आप मॉलिक्यूल्स लेंगे, जैसे O2 है तो O2 में कितना होगा, तो 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 2, क्योंकि O2 है। अब हम लोग बात करते हैं मास ऑफ C12 एटम। कार्बन की मास कितना होता है, कार्बन का C12 एटम का मास कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आपको ये याद करना पड़ेगा। मास ऑफ C12 एटम इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज या मीन एटॉमिक मास की। ये क्या होता है, ये होता है, इसका फार्मूला दिया है A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 होल अपॉन 100। अब A1x1 है क्या, A1 होता है एटॉमिक मास और x1 होता है परसेंट ऑफ ऑकरेंस। कितना परसेंट वो एनवायरनमेंट में पाया जाता है उसको कहते हैं परसेंट ऑफ ऑकरेंस। तो x1 यानी हो गया परसेंट ऑफ ऑकरेंस। आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम। एटम का जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसी को कहते हैं मॉलिक्यूल। तो इसमें अब जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। अब इसमें एक क्वेश्चन आ गया है कि फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। ये MM यानी मॉलिक्यूलर मास, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे MM लिख देते हैं, MM मॉलिक्यूलर मास। तो इसको मॉलिक्यूलर मास निकालना है H2SO4। H2 हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस S कितना होता है सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 16 इंटू 4 करेंगे कि 4 ऑक्सीजन है तो 64 आएगा, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 98 ग्राम। तो वो हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास पे अभी बढ़ते हैं। ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। मॉलिक्यूलर मास होता है सब्सटेंस का जो कि ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया गया हो, या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, तो इस कहते हैं Na एवोगैड्रो नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास पे। एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है N1M1 प्लस N2M2 प्लस N3M3 प्लस ... NNMN यानी N नंबर है और N नंबर पे NNMN हो जाएगा, तो N1 प्लस होल अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 ... NN क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, और M यहाँ पे क्या है, मोलर मास है।
अब बढ़ते हैं हम लोग डेंसिटी की तरफ। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, D = m/v, मास अपॉन वॉल्यूम। दो तरीके की डेंसिटी इधर बताई गई है, जिसका नाम एक है एब्सोल्यूट डेंसिटी, दूसरी है रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी तो मास अपॉन वॉल्यूम होती है, पर रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। गैसेस का एटॉमिक एब्सोल्यूट डेंसिटी कितने होते हैं? मोलर मास अपॉन मोलर वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? गैस की डेंसिटी रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, यानी डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ C6H12O6। C6H12O6 का ग्राम मॉलिकुलर मास निकालना है। ग्राम मॉलिकुलर मास क्या होता है? ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द मॉलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। C6H12O6 का निकालना है। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 सॉरी। C6H12O6 है, तो कार्बन का कितना था? 12। यहाँ पे 6 कार्बन है तो 12 × 6 प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1, तो 1 × 12 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16, तो 16 यहाँ पे 6 था ऑक्सीजन के पास, तो 16 × 6, 12 6 कितना होता है? 72 प्लस 1 × 12 यानी 12 प्लस 16 × 6 96। 72 प्लस 12 और 96 को जोड़ेंगे तो 180 ग्राम आएगा। ये क्या है इसका? ग्राम मॉलिकुलर मास। अभी बढ़ते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ जिंक का ग्राम एटॉमिक मास निकालना है। तो जिंक का ग्राम एटॉमिक मास निकालने के लिए हमको जिंक का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो जिंक का एटॉमिक मास होता है 65, तो 65 एटॉमिक मास है, तो उसी को ही ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो 65 ग्राम जो है ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं लॉज। कुछ केमिकल लॉज हैं, तो वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। पहला है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये किसने दिया था? एंटोनियो लिवाइजर ने दिया था। ये क्या स्टेट करता है कि मास जो है कभी क्रिएट भी नहीं कर सकते और हम लोग डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। दूसरा कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। सारे रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट जो है मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा, पर न्यूक्लियर रिएक्शन में नहीं होगा, वो उसका एक्सेप्शन है। क्वेश्चन आ गया, व्हाट वेट ऑफ BaCl2 वुड रिएक्ट विथ 24.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट टू प्रोड्यूस 46.6 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट एंड 23.4 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसकी रिएक्शन बनेगी BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl। BaCl2 क्या है? बेरियम क्लोराइड। Na2SO4 क्या है? सोडियम सल्फेट। और ये BaSO4 क्या है? बेरियम सल्फेट। और NaCl क्या है? देश में नमक, टाटा नमक, यानी सोडियम क्लोराइड। अगर BaCl2 का हमको वेट निकालना है तो BaCl2 का वेट को x मान लेंगे। Na2SO4 का वेट दिया हुआ था यहाँ पे, इसको हाईलाइट कर देते हैं, 24.4 ग्राम दिया हुआ था, तो यहाँ पे 24.4 ग्राम आ गया। और ये प्रोड्यूस कर रहा था सोडियम सल्फेट, मतलब 46.6 ग्राम बेरियम सल्फेट। BaSO4 46.6 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा था और 23.4 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 23.4 ग्राम NaCl प्रोड्यूस कर रहा था। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था मास ऑफ ये वाला जो है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो x प्लस 24.4 इज इक्वल टू 69.9, सॉरी गलती से मिट गया, x 4 इज इक्वल टू 69.9। तो ये हमको x का वो निकालना है, तो x का कितना होगा? इन दोनों को जोड़े तो 69.9 आ गया, तो x की वैल्यू निकालनी है तो 69.9 माइनस 24.4 यानी कितना आ गया? 55.5 ग्राम। यहाँ तक हमने पढ़ लिया लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो कि जोसेफ फ्रॉस्ट ने दिया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।